हम भी पेले गए थे और तुम भी पेले जाओगे। डायलॉग सुना होगा आपने। हमारे साथ इस डायलॉग को जीवंत करने वाले रति भैया रतिशंकर शुक्ला जी स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ में मौजूद हैं कुमुद मिश्रा, जिनका एक डायलॉग है नहीं जो हम याद करके आपको सुना सकें। तो हमने सोचा कि दोनों से आज हम रूबरू बात करते हैं, कुछ डायलॉग्स भी सुनवाएंगे, कुछ मज़े की बातें करेंगे और कुछ इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। स्वागत है आप दोनों का, शुभ्रज्योति जी और कुमुद जी। शुभ्रज्योति जी को असली नाम से शायद ही कुछ लोग जानते हो, रतिशंकर या रति भैया के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और कुमुद जी हमारे रीवा के हैं, विंध्य के हैं, तो उनसे मिल के जो आत्मिक खुशी हो रही है और हमारे एक छोटे से इसरार पे वो आए भी, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत चूंकि आपका अचानक से आना हुआ और मिलना हुआ, तो ये था कि क्या पूछेंगे आपसे, तो कुछ जल्दी में कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे भी हैं, तो ज़्यादा औपचारिकता ना करते हुए हम सीधे उसमें आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आमोद बजाज से कुमुद मिश्रा, यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अद्भुत रहा। अभी तो सफ़र चल ही रहा है, अभी तो लगता है शुरुआत ही है, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है। अभिनय की यात्रा तो उतनी ही कमाल की होती है कि आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं नई चीज़ें डिस्कवर करते जाते हैं अभिनय के बारे में, और हर बार आपको लगता है कि शुरुआत ही है। तो हर दिन नई डिस्कवरी हो रही है, नई खोज है इस क्षेत्र में, तो उसी का आनंद ले रहे हैं। तो यात्रा में मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा, बहुत बहुत मज़ेदार। जीवन में कौन से किरदार को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, खटाना को या आमोद बजाज? नहीं, किसी भी दो कैरेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि जिससे दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति का अपना जीवन होता है, अपनी यात्रा होती है, उसी तरह कैरेक्टर्स की भी अपनी यात्रा होती है, और हर कैरेक्टर आपसे कुछ नया मांगता है, कुछ डिफरेंट मांगता है। तो दोनों में किसी भी कैरेक्टर में तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता है। मुझे तो जिस फेज़ में, जिस समय, जिस वक्त आप जो कैरेक्टर करते हैं, वो उस समय की डिस्कवरी होती है एक अभिनेता के तौर पे आपके लिए। तो वो डिस्कवरी का आनंद हम उठाते हैं। बाकी तो लोगों को लगता है, कुछ लोगों को कोई कैरेक्टर पसंद आता है, किसी को कोई कैरेक्टर पसंद आता है। वो उनकी अपनी व्यक्तिगत जो प्रेफरेंसेस होती हैं उस पर निर्भर करता है। हमारा है कि हम कोई भी कैरेक्टर है उसको कितनी सक्षमता के साथ हम उसको कर पाते हैं, वो हमारी कोशिश रहती है। तो जीवन में आपको पठारे सर और जनार्दन सर याद आते हैं? बहुत याद आते हैं, और हम उनसे संपर्क में भी हैं। जनार्दन सर से तो लगातार रोज़ ही संपर्क रहता है उनसे। ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे इस यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। स्कूल में पढ़ता था, मिलिट्री स्कूल में, तो ये तो टीचर्स थे जिनसे मैंने नाटक सीखा है, और मंच पे जो हमने अपने अद्भुत काम किए थे स्कूल के दिनों के, उनके ये लोग जिसको कहते हैं को गुरु रहे हैं। तो वो तो आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वहीं से आपकी नींव बनी है। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत, यही नहीं, इनफैक्ट उस समय स्कूल के दिनों में बाकी जितने टीचर्स थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे जेसी तपन सर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अनंता सर थे, भरमप्पा सर थे, पाटिल मैम थी, बहुत सारे टीचर्स थे जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो अभिनय जब आप मंच पे करते हैं तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन उस दौरान जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, उस दौरान जो जिस तरह का जीवन आप जी रहे होते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। वही एक समुचित रूप में आपके साथ चलता रहता है और आपको दिशा देता रहता है। आप पूछेंगे कुछ? सर, मैं तो सर आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक जितना आपके बारे में अभी पढ़ा है, जाना है, कि आप बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपका ज़्यादातर वक्त बनारस में बीता है, उसके बाद फिर मुंबई।
जी। ये तीनों जो जगह हैं ये कल्चर के मामले में काफ़ी रिच रही हैं। बंगाल का अपना अलग कल्चर है और बनारस का अलग, और जी। मुंबई तो है ही सपनों की नगरी। जी। तो इन सब जगहों में आप रहे, टाइम स्पेंड किए, जी। ये क्या इससे आपका कैरेक्टर कैसे बिल्ड हुआ, आप में क्या बदलाव आए अलग अलग जगहों पर जाने पर? मतलब जैसे कि हर चीज़ के जो है ना अच्छाई और बुराई दो दो अलग अलग वो होता है, उसी तरीके से मेरा भी रहा। मतलब ये जो जर्नी है, मैं ज़ात से बंगाली हूँ जी। पैदाइश मेरी कलकत्ते में हुई थी, लेकिन मेरे पिता के तरफ के जो रिश्तेदार हैं वो ज़्यादातर बनारस और बनारस के इर्द गिर्द बसे हुए थे कई पीढ़ियों से। तो हमारा पुश्तैनी घर बनारस में था, और मेरा बचपन का काफ़ी सारा हिस्सा फिर बनारस में गुजरा, और फिर स्कूलिंग मेरी बनारस से कंप्लीट हुई, और उसके बाद मैं बम्बई आ गया क्योंकि पिताजी आ गए थे बम्बई। वो नौकरी के सिलसिले में उनको बम्बई आना पड़ा और हम लोग बम्बई आ गए। मैं भी स्कूलिंग अपनी कंप्लीट करके वहाँ से बॉम्बे आ गया। जहाँ तक तीनों जगह के कल्चर का मामला है, मुझे कलकत्ते के कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा उस तरीके से मालूम नहीं, सिर्फ इस वजह से मुझे मालूम है कि मैं बंगाली जी। और मेरे माता पिता बंगाली हैं, और मेरा ननिहाल कलकत्ते में है। तो वहाँ पे बड़ा सारा मेरे ननिहाल में एक माहौल था, और ये 70 के दशक की बात है। उस वक्त तक तो कम से कम कलकत्ते में ये था कि आपको जो बच्चे को सुलाने के लिए जो लोरी गाई जाती है वो भी टैगोर ने लिखा हुआ है, उन्होंने कंपोज किया हुआ है। जो एक आध जो मुहावरे बंगला में कहा जाता है वो भी टैगोर का है। सत्यजीत रे उस वक्त अपने उरूज पे थे, जो फिल्में वो बना रहे थे, वो सारी फिल्मों के बारे में मेरे मामा मौसियाँ सब उसके बारे में बात करते थे। कलकत्ते में एक बहुत वाइब्रेंट कल्चरल माहौल था, 70 के दशक तक कम से कम तो था। उसके बाद भी रहा होगा, मैं नहीं रहा तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद मैं बनारस आया, और बनारस में ये था कि मैं जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहाँ सारे लोग मेरे उम्र के जितने सारे लड़के थे सब शामता प्रसाद जी के शिष्य थे। वो सारे तबला सीखते थे, मैं ही अकेला था बेवकूफ़ जो नहीं सीखता था। वो सारे तबला सीखते थे, उनसे सीखते थे। और संकट मोचन के मंदिर में गर्मियों की छुट्टियों में क्लासिकल म्यूज़िक और डांस का प्रोग्राम होता है, रात भर का होता है। अभी भी होता है क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस वक्त तो होता था। तो उसमें सारे दोस्त मेरे जाते थे, और हम लोग सब 6ठी 7वीं 8वीं के उसमें थे, तो बच्चे थे। तो रात भर घर से बाहर रहने को मिलेगा, मैं तो इसलिए जाता था क्योंकि मुझे, लेकिन वहाँ बैठ के आप जब सुनने लगिए, और वहाँ बड़े बड़े उस्ताद आके जो है ना, पंडित राजन साजन मिश्रा को मैंने यूं सामने, क्योंकि बच्चे थे तो हमें सामने बैठने का मौका मिलता था, तो यूं सामने बैठ के मुझे एक बार याद है कि बिरजू महाराज जी आए थे वहाँ पे, और उन्होंने परफॉर्म किया, और मैं छोटा था, और मैं तबलची और उनके पैरों को बार बार देख रहा था, ये पता लगाने के लिए कि आवाज़ निकल, ये तबले के बोल निकल कहाँ से रहे हैं, उनके पाँव से निकल रहे हैं या तबले से निकल रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव हुए बचपन में, जिसका एक बड़ा असर रहा, मुझे ऐसा लगता है। नाटक के बारे में मैं एक घटना पिछले दिनों में याद कर रहा था कि मैं 6ठी में शायद था, तो और छुट्टियों में मैं कलकत्ते गया था, और मेरे मामा जी ने एक नाटक की टिकट मेरी मम्मी के लिए ख़रीदा था, और मम्मी अकेली नहीं जा सकती इसलिए मेरा भी टिकट ले लिया था, और वो एकल अभिनय था जी। शंभू मित्रा जी की सुपुत्री जो हैं जी जी, वो नाथवती अनाथवत नाम से एक नाटक करती थी जी। तो उस नाटक की टिकट, और मैं छोटा था तो मैं सोच रहा था ये कैसा बोरिंग काम के लिए जो है ना, ये मेरा टिकट लेने की क्या ज़रूरत थी, मैं क्यों जाऊं वहाँ पे जो है ना ये नाटक देखने, अकेली कोई जो है ना परफॉर्म करेगी तो बोर कर देंगी, ये वो सोच के मैं गया था, और मैं चमत्कृत रह गया वहाँ जाके। और मैं 6ठी 7वीं में था, मतलब तो कि क्या परफॉर्मेंस है
और एक अकेली अभिनेत्री किस तरीके से समा बांधती है, और बाकायदा इंटरवल के साथ 3 घंटे का नाटक वो अकेला परफॉर्म करती थी, और वो देखने का मौका मिला। दुर्गा पूजा के वक्त बनारस में कलकत्ते से, बंगाल के और जगहों से जात्रा पार्टियां आती थी जी, जो आके वहाँ पे वो जो लोक नाट्य शैली है परफॉर्म उसमें परफॉर्म करते थे। वो देखने हम लोग जाते थे, तो उसका अपना एक अलग मज़ा था। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे। उसके बाद जब बम्बई आया तो बम्बई में मुझे कालांतर में ये हुआ कि मराठी नाटक देखना और मराठी भाषा समझना, सीखना, उसका मौका मिला। तो मराठी नाटकों का एक बहुत रिच इतिहास रहा है, तो वहाँ बहुत कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला। इसी तरीके से नाटक की तरफ झुका, और फिर ये हुआ कि हमारे एक गुरु थे, उन्होंने कहा कि अगर नाटक तुमको ये करना है, समझना है, तो तुम NCPA लाइब्रेरी जाओ, वहाँ पे नाटक पढ़ो और किसी हिंदी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करो। मराठी मुझे इतनी अच्छी भी नहीं आती थी कि मैं कोई मराठी ग्रुप ज्वाइन कर लेता। तो मैंने नादिरा ज़हीर बब्बर का जो ग्रुप है एकजुट, वो ज्वाइन किया और उनके साथ काम करता था, और इंजीनियरिंग में एडमिशन हो चुका था, जिसके सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए, कहते हुए शर्म आ रही है, प्रैक्टिकल्स के लिए जाता था कॉलेज। बाकी समय मेरा बीतता था, क्योंकि NCPA की लाइब्रेरी रीडिंग रूम है, तो वहाँ सुबह से जाता था और शाम को वहाँ से निकलता था पढ़ने के बाद, और फिर रिहर्सल के लिए चला जाता था शाम को। तो ऐसे 4-5 साल मेरा ऐसे ही गुजरा कि मैं तो जो किताब हाथ में आई थिएटर के बारे में, म्यूज़िक थियोरी के बारे में, कोरियोग्राफी के बारे में, थिएटर हिस्ट्री के बारे में, थिएटर थियोरी के बारे में, नाटक बहुत सारे, वो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, तो वहाँ पढ़ने को मिला। तो इसी तरीके का, और उसका एक जो है ना अखाड़ा था नादिरा जी का ग्रुप, जहाँ पे आप कोशिश कर सकते थे, जो आपने पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते थे, और आपको कोशिश करके फेल होने का जो है ना, फेल होने की इजाज़त थी, आप फेल हो सकते थे। तो वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आपको कोई ऐसी जगह मिले, ऐसा स्पेस मिले, जहाँ पे आपको अभी सब कुछ करके नहीं दिखाना है, आपको कोशिश करके फेल होने की भी इजाज़त हो। तो इस तरह की एक जर्नी रही। तो मुझे लगता है कि तीनों शहर का बहुत फ़ायदा मिला मुझे। अगर हम कंपैरिजन करें बनारस और मुंबई का, तो सर आपको सुकून कहाँ मिलता है, बनारस के घाटों में या मरीन ड्राइव? मुझे पूछ रहे हैं? यस सर। देखिए, बम्बई जो है ना, कोई सुकून ढूंढने तो जाता नहीं है। तो जहाँ तक सुकून का सवाल है, वो बम्बई में आप सुकून की तलाश भी नहीं कर रहे होते हैं, तो सुकून का सवाल ही नहीं उठता है। बनारस मेरे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह है, क्योंकि जैसे कुमुद अभी कह रहे थे, उनके फॉर्मेटिव ईयर्स की बात कर रहे थे स्कूल में, उसी तरह के मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स बनारस में गुजरे। तो बनारस के साथ मेरा बहुत सारा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। मैं जब एक लड़के से आदमी बनने के प्रोसेस में, बनारस का बहुत बड़ा हाथ है, तो बनारस के साथ मेरा एक अलग लेवल का जुड़ाव है। मैंने ज़िंदगी में अपने सबसे ज़्यादा साल जो हैं वो मुंबई में गुजारे, लेकिन उसके बावजूद बनारस से एक अलग लेवल पे जुड़ाव है, उसके कल्चर से एक अलग लेवल पे जुड़ाव। सर कुमुद जी, आपसे एक सवाल ये है कि जब आप तो अक्सर रीवा आते रहते हैं, हमने अभी आज आपका रिसेंट वीडियो भी देखा जिसमें आप एक ओपन जीप चला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सर ये सबसे, मैंने रीवा से जितने लोगों से मैं मिला हूँ, कम से कम सर 10 में से 4 लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं, कुमुद मिश्रा वो तो मेरे रिश्तेदार हैं। क्यों है सर ये? क्योंकि आपसे सब रीवा में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैंने ये देखा है, और सब आपको अपना रिश्तेदार बताते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा किसी भी व्यक्ति के लिए। मैं अभिनेता के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति के तौर पे कह रहा हूँ कि जब शहर से आपको अपनी ज़मीन से इतना प्यार मिले, उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं उसके लिए लोगों का धन्यवाद देता हूँ, वो है। और क्या होता है कि आप, अब मुझे तो बम्बई या मुंबई जो भी कहें हम,
मुझे रहते हुए इतने साल बीत गए हैं, जैसा कि सुब्रता कह रहे हैं कि मेरा मतलब जीवन का मेजर चंक अब तो बम्बई में बीता है, लेकिन जो आपकी ज़मीन है उससे कनेक्शन कैसे टूट जाएगा। यस सर। आप आज भी हम जब यात्रा करते हुए आ रहे थे तो इनका एक ही संवाद था कि मुझे बनारस जाना है, मुझे बनारस एक बार जी भर के दोबारा जाना है। और आप किसी भी शहर, किसी भी ज़मीन को आप जब भी कुछ सालों बाद पलट के देखते हैं तो कुछ आपकी मेमोरीज होती हैं और कुछ वो रियलिटी होती है जो अब वो है, और वो अद्भुत चीज़ होता है, क्योंकि शहर तो बदल ही रहा है, समय बदल रहा है, आप बदल रहे हैं एक व्यक्ति के तौर पर, और आप जब उस ज़मीन पे वापस जा रहे हैं तो आपके भीतर हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है। आप वो पकड़ना चाहते हैं जो आपने अपने बचपन में जिया था, और वो रेत की तरह छूटता जा रहा है, समय बदल रहा है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है आप वो पकड़े रहते हैं। जैसे हमारे NRIs हैं, वो जब यहाँ से जाते हैं तो जो पहली जनरेशन होती है वो जितने हिंदुस्तानी वो होते हैं उतने हम भी नहीं हैं। वो हर चीज़, अपना धर्म, अपना कल्चर, वो क्योंकि उनको लगता है कि ये छूट रहा है और वो छूटेगा ही, अगली जनरेशन से छूटेगा, वो छूटेगा ही। लेकिन मैं तो बहुत ट्रेडिशनल उस मामले में, तो मेरे लिए तो कुछ पल के लिए भी अगर मैं अपने शहर आ जाऊं, अपने गांव चला जाऊं, तो मेरे लिए तो उससे बड़ा अनुभव नहीं है। और आज तो बहुत ही कमाल की चीज़ हो गई कि मेरे ग्रुप के सुब्रता तो पहले भी आ चुके हैं गांव, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहली बार आए थे गांव। तो मेरे लिए वो एक्साइटमेंट था कि जो पुराना जिस घर में मैं पैदा हुआ था वो खंडहर हो चुका है, वो मिट्टी हो चुका है, वहाँ पे सिर्फ ज़मीन है। वो चूँकि अब हम शहर, मतलब जैसे पहले सभ्यताएं नदी के पास बसती थी, फिर सड़क पे बसने लगी तो हम सड़क पे आ गए और नदी से थोड़ा दूर हो गए, लेकिन वो ज़मीन वहीं पे है। तो मैं तो वो ज़मीन दिखा रहा था लोगों को, ये देखो यहाँ मैं पैदा हुआ था। तो वो बहुत, तो ये एक्साइटमेंट तो हमेशा है। शुभ्रज्योति जी से एक सवाल मेरा पर्सनल है जी। कलकत्ता में पैदा हुए, बनारस में रहे, और अब कर्मस्थली आपकी मुंबई है जी। खाने में आपको क्या पसंद है, माछी भात, पूड़ी सब्जी या बड़ा पाव? ये बताना मुश्किल है असल में। मतलब खाने पीने के सवाल आप कुमुद जी से खाने पीने में जो है ना, मैं उतना एक्सपर्ट हूँ नहीं, खाने में एक्सपर्ट होने की कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो आप जो अपना पसंद है। हाँ, लेकिन असल में हुआ यूं है ना, जैसे मैं इनको कह रहा था कि हर चीज़ की एक अच्छी और बुरा दोनों तरह के प्लस माइनस दोनों होते हैं ना, दोनों प्लस माइनस दोनों होते हैं। बम्बई में रहने का प्लस ये रहा कि जैसे मैं भाषा की बात अगर करें तो मैं मराठी बोल लेता हूँ, मैं अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ, मैं हिंदी बोल लेता हूँ, बंगला मातृभाषा है वो भी मैं बोल लेता हूँ, गुजराती समझ लेता हूँ। हाँ, लेकिन कोई भी एक भाषा नहीं है जिस पे मैं ये कह सकूं कि इस भाषा पे मेरा पूरा दखल कमांड है। बहुत सारी भाषा, क्योंकि एक्सपोजर वैसा है तो आप सीख लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तरह से मैं अंग्रेज़ी पे मेरा पूरा कमांड है, या हिंदी पे है, या बंगला पे है, या मराठी पे है। उसी तरीके से खाने पीने के साथ भी है। आप जब बम्बई पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, और ख़ासकर आप जब थिएटर रंगकर्म से जुड़े हुए हैं, आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, अलग अलग तरह के स्वाद के खाने आपको खाने पड़ते हैं, कई बार नॉट बाय चॉइस आपको, क्योंकि आप अलग शहर में गए हैं, वहाँ पे उस तरह का खाना खाइएगा। तो ये होता रहता है। इन तीनों में से मुझे पूड़ी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। पूड़ी सब्जी तो मतलब मेजर अब इसको इस बात को बल मिल गया कि आप बनारस को मिस कर रहे हैं। तो खाने में आपने बोला कि कुमुद भाई से पूछना है, तो कुमुद भाई आप बताएं कि आपको क्या पसंद है खाने में? अभी कुछ भी खाना होना चाहिए। हाँ, मतलब मेरा जैसे इन्होंने बहुत ही कमाल की चीज़ कही कि जैसे अब मुंबई में इनके साथ ये है कि इतनी भाषाएं ये जानते हैं और ये कहते हैं किसी भाषा पे पूरा वो नहीं है, अधिकार से नहीं कह सकते हैं। तो मुझे तो हिंदी आती है और हिंदुस्तानी जिसको कहें, हिंदी तो खैर कोई भी शुद्ध नहीं बोलता, हिंदुस्तानी होती है जिसमें उर्दू भी होती है और बाकी सारे भाषाओं के शब्द हिंदी बनी उससे है, और थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी,
लेकिन मुझे तो ये दोनों भाषाएं भी मैं ढंग से नहीं बोल पाता हूँ असल में। लेकिन खाने के मामले में मेरा कभी कोई प्रेफरेंस नहीं रहा। मेरे लिए हमेशा मज़ेदार ये होता है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का खाना मैं ट्राई करना पसंद करता हूँ। हम लोग रशिया गए थे सालों पहले, जब मैं थिएटर शुरू किया था और लिटिल बैले ट्रुप्स के साथ काम कर रहा था भोपाल में, प्रभात दा गुल्दी के साथ। तो हम लोग रशिया गए थे। रशिया जाके सब पागल हो गए, सारा ग्रुप, मतलब त्राहिमाम मच गया कि अरे हमको दाल चावल नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, सब्जी नहीं मिल रही है, वहाँ का खाना वहाँ का। और मैं जो सुख से जो खा रहा था वो मैं कहा लाओ जो है आने दो। मैंने कहा मूर्खों, तुम आए यहाँ, ये कब मिलेगा तुम्हें? मतलब लोग साउथ जाते हैं, जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहां जा करके वो नॉर्थ का खाना एक्सपेक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ उसका सुख कब भोगोगे? सही है। तो मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ है कि मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करूँ। अब ट्राई करना थोड़ा सा कमतर है, मतलब मैं तो ट्राई ही नहीं करता। फूड लवर। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, वो मेरा संघर्ष भी है। मुझे सुख है खाने का, हर तरह के भोजन का। तो हाँ, मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कहा है इलाहाबाद के पास है गांव, एमपी में आता है, तो कुछ पंडों का कुछ तो असर पड़ा ही होगा। तो यहाँ पूरी सब्जी, साथ में मीठा, कुछ भी। और आयशा जी के हाथ का कौन सा ज्यादा पसंद है पकवान? वो जो बनाती हैं अद्भुत बनाती हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो जब बनाती हैं तो वो उनका मेडिटेशन होता है एक तरह का। वाह। तो मैंने मतलब वो निहारी एक बार उन्होंने बनाई थी, और निहारी मुश्किल है मतलब, और उन्होंने बनाई और मैंने वो निहारी चखी। उसके बाद बहुत मैं लखनऊ गया, जगह जगह ट्राई किया। मैंने भी जीवन की सबसे अच्छी निहारी। तो मुझे अभी भी लगता है कि वो निहारी मैंने कहीं और नहीं खाई अभी तक। आप सुन रही होंगी आयशा जी, तो मतलब नहीं, लेकिन वो किसी भी तरह का, वो थाई बनाना चाहती हैं तो फिर वो जुट जाती हैं। जब तक उनको वो ओरिजिनल चीज़ नहीं मिल जाती वो बनाती नहीं है। तो उनको मतलब हर चीज़ ऑथेंटिक चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मतलब पिज्ज़ा अचार के साथ खा लिया तो उनको वही चाहिए जो उसका जो क्यूजीन है, उसका जो जैसा वो बनता है ओरिजिनल फॉर्म में, वैसा वो प्यूरिस्ट हैं खाने के मामले में। तो अद्भुत कुक हैं, जब बनाती हैं तो बहुत ही प्रेम से बनाती हैं, और वो उतने ही प्रेम से, चूँकि मालूम, उसका एक उदाहरण मैं बताऊँ ना, मैंने गांव में बचपन में शादी में कटहल खाया था। मैं 7वीं 8वीं में रहा हूँगा, 6वीं 7वीं 8वीं में शायद। तो जैसे गांव में गर्मियों में आते थे तो बारातें, उसी समय शादी बारात, तो हम ट्रैक्टर पे, उस समय ट्रैक्टर पे जाते थे। तो हम, अच्छा हुआ हम ट्रैक्टर तक पहुंचे थे, नहीं तो उसके पहले तो लोग बैलगाड़ी में भी जाते थे पैदल भी जाते थे। तो ट्रैक्टर आई, ट्रैक्टर से प्रोग्रेशन हुआ तो बसें आई, बसों से प्रोग्रेशन हुआ तो अब तो खैर गाड़ियां जाने लगी, तो हम ट्रैक्टर पे जाते थे धक्के खाते खाते धूप में। और मैंने वो जो तरी वाला कटहल खाया मैंने एक बार शादी में, और वो मेरे, आप सोचिए मैंने 6वीं 7वीं 8वीं में खाया होगा, तो वो तो 80 का दशक होगा, और मैं पिछले साल तक लगातार ये राग अलापता रहा, यार वो कटहल कभी नहीं मिली मुझे खाने को। और आयशी सुनती रही, सालों से सुन रही थी, हमको शादी को 14 साल हो गए, तो सुन ही रही है कि कटहल, दिमाग खराब हो गया उनका तो पंकज त्रिपाठी साहब के घर में कटहल, वहीं हमारे मोहल्ले में रहते हैं, तो उनके यहाँ कटहल का पेड़ है, उनके यहाँ से कटहल आई, और आयशी ने वो कटहल बनाई, पता नहीं कहाँ से रिसर्च किया, और उस दिन के बाद से मेरा कटहल का वो जो स्वाद था, जो दिमाग में घुसा हुआ था, वो तृप्त हुआ। एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ से उन्होंने वो स्वाद लाया, वही एग्जैक्टली ला करके दे दिया जो मेरी मेमोरी में थी। तो ये तो कोई बहुत ही गुणी आदमी कर सकता है भाई। तो वो मतलब वो वहाँ तक जा सकते हैं कि आपने जो बोला है। और क्या होता है ना कि मेरी माँ जो खाना बनाती है, हर बच्चे को लगता है कि मेरी माँ बहुत अद्भुत खाना बनाती है, क्यों, अब वो चाहे कितना भी खराब बनाती है,
क्योंकि आपको बचपन से आदत लगी होती है, तो आपको वही स्वाद जो है ना सबसे अद्भुत स्वाद लगता रचा है। रहता है आपने। तो आयशी ने माँ के हाथ का जो जो खाया था, जब भी कोई मेहमान आता है हमारे घर में आज भी, तो वही स्वाद उसको मिलता है। पता नहीं उन्होंने कैसे वो पकड़ा है कि वही स्वाद वो हमारे घर का स्वाद वहाँ ला करके देती हैं। वो उनके लिए स्पेशली होता है, जो जैसे चाचा आ गए गांव से या भाई आ गया या कोई रिश्तेदार आ गया, तो उनके लिए है वो। तो मैं बोलता हूँ ये स्वाद, बोलता है ये हमारे, तो एनीवे हाँ या तो हम लोग भी कभी जाएंगे तो निहारी मिल सकती है घर में। बिल्कुल बिल्कुल पहले से बताना पड़ेगा, वो मेंटली प्रिपेयर, वो उनका मैं कह रहा हूँ मेडिटेशन है। और हम उसके बाद से तरस गए, तो वो बना नहीं रही हैं, वो बोल रही नहीं अभी मेरा कुछ जो है ना कंसंट्रेशन अभी बन नहीं रहा है। इट्स लाइक अ परफॉर्मेंस, सो शी इज लाइक जी बिल्कुल। अच्छा कुमुद जी, आपकी बहुत सारी अवार्ड विनिंग फिल्म्स भी हुई हैं, है ना, लेकिन रॉकस्टार को सब लोग याद करते हैं, ऐसा क्या खास था उसमें? स्क्रिप्ट खास थी, डायरेक्टर खास थे, परफॉर्मेंसेस खास थी, तो प्रॉब्ली शायद उसकी वजह से। लेकिन मूलतः तो मैं हमेशा किसी भी फिल्म को जब समय काल से आगे वो हो जाती है, तो परे जाती है जब कोई फिल्म, तो आप मुझे लगता है कि एक तो स्क्रिप्ट बहुत ज़बरदस्त होती है और मेकर बहुत। तो इम्तियाज़ साहब ने जो फिल्म बनाई है वो, और जब भी लोग कुछ एक संवाद याद रखते हैं, जैसे अभी आपने शुभ्रुदा के संवाद की बात कही या रॉकस्टार के संवाद की लोग अक्सर चर्चा कर देते हैं, तो संवाद इसलिए होता है क्योंकि वो लिखा इतना खूबसूरत गया होता है और स्क्रीन प्ले में इतनी उस करेक्ट जगह पे आता है, वो इसलिए वो मेमोरेबल रहता है। इसलिए नहीं कि अभिनेता ने कोई बहुत अद्भुत अभिनय किया है। मेरी जगह अगर कोई और अभिनेता बोलता और वो 18-19 भी बोलता या 21 बोलता, तो उसका असर वही होता, क्योंकि वो स्क्रिप्ट में करेक्ट जगह पे करेक्ट टाइम पे आया हुआ संवाद है, वो टाइमिंग की बात है। तो वो है असल में, तो मेरे ख्याल से वो जादू राइटर को जाता है और डायरेक्टर को जाता है। फिल्म को हिट होने के लिए किस चीज़ को आप ज़्यादा किस चीज़ का अहम रोल मानते हैं? स्क्रिप्ट का, डायरेक्टर का, एक्टर का, या एक सम्मिलित एफर्ट? मैं हिट को तो कभी काउंट ही नहीं करता, वो बिजनेस का मामला है, वो प्रोड्यूसर के लिए। हिट का मेरा मतलब है पैसे कमाने से नहीं है, हिट मतलब अच्छी फिल्म बन जाए। अच्छी फिल्म बनने के लिए तो इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ों का बहुत सारी चीज़ें। वो कोई आज तक अगर वो फॉर्मूला कोई फिगर आउट कर पाता तो कोई फ्लॉप होती ही नहीं फिल्म, तो वो तो कोई नहीं फिगर आउट कर पाया है। वो एक होता है जब आप जो शेफ होते हैं, जब कुक करते हैं, तो क्या कैसे कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है वो टाइम पे मिल जाए, किस टाइम पे कितनी आंच पे, मात्रा में, वो सारी चीज़ें होती हैं। वो और हर आदमी वो ट्राई करता रहता है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई फिगर आउट कर पाया है। और यही मैजिक है आर्ट का, यही मैजिक है किसी भी क्रिएटिव फील्ड का, कि आप कभी भी जो आपने किया है आप उसी को उसी तरह दोबारा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अगर आप वो करने लगेंगे तो फिर वो तो ख़त्म हो गई चीज़, फिर तो बोरियत ही है, फिर कोई क्यों देखने जाएगा। तो जब भी आप नया क्रिएट करते हैं, आप एक नए व्यक्ति होते हैं, नई दुनिया रच रहे होते हैं, नए लोगों के लिए रच रहे होते हैं, तो वो फेलियर और कभी अच्छा होता है, कभी नहीं होता। तो कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ सर, मैं तो खैर समोसे की बात पूछ रहा था सर, खाने पीने की बात चल रही थी और रॉकस्टार का आपका सीन भी वो जो आइकॉनिक था वो समोसे से ही रिलेटेड था। तो मैं तो यही पूछना चाह रहा था कि आप क्या बम्बई में फिर रीवा के समोसे मिस करते होंगे सर? नहीं, मैं तो वहाँ के समोसे एंजॉय करता हूँ। मेरे को मैं तो जब रशिया के कर रहे थे वो बड़ा है हमारे चाक घाट का, आलू बड़ा, आलू बड़ा, आलू बोंडा कहते हैं, आलू बड़ा कहते हैं, आलू मेरी बंडा। माँ आलू बंडा। वो मैं आज रास्ते में कह भी रहा था कि चूंकि कुछ लोगों को भूख लगी थी, अब हम लोग भूखे इसलिए आ रहे थे क्योंकि घर में खाना बना हुआ था। अच्छा। और मेरे अंदर ये टेम्पटेशन थी, मैं इनको जो है ना चाक घाट का जो है आलू बंडा खिला दूँ। और बड़ा वाला रसगुल्ला, बड़ा रसगुल्ला वो अद्भुत है, मतलब वो आलू बंडा मैंने वैसा कभी नहीं खाया, तो वो उसका तो अलग ही सुख है। मैं आता हूँ तो आई मेक इट पॉइंट कि मैं जो है ना जा करके और घर के लिए भी लाऊं और खुद भी गपक दूं 2-4। तो हाँ
पृथ्वी थिएटर का आपके जीवन में एक अहम रोल रहा है जी। संघर्ष के दिनों से और अभी जब अच्छे दिन हैं, सफर की कुछ यादें या कुछ बातें ऐसी बताएं जो आपको अभी भी जहन में हो। मतलब मैं संघर्ष के दिन तो मेरे कभी थे नहीं, मैं ऐसे देखता ही नहीं, क्योंकि ये चुना मैंने है, ये चुनाव मेरा है, तो ये यात्रा है, इसमें क्या संघर्ष। क्या बात है। तो इसमें हम जब संघर्ष कहते हैं तो आप इसका मतलब पीड़ा से गुजर रहे हैं। जो पीड़ा है वो क्रिएटिव पीड़ा है और उसका सुख तो अद्भुत होता है। तो पृथ्वी थिएटर तो हमारे लिए, जिसको कहते हैं ना, हमारी ऐसी कर्मभूमि जिसने हमको ऐसा स्पेस दिया, जिसने हम लोगों को असल में बनाया है। अगर वो स्पेस नहीं होती तो शायद हम वो बन ही नहीं पाते जो हम आज बन पाए, क्योंकि वही एक स्पेस है जहाँ पे हम जैसे लोग, हमको वो मंच मिलता था जहाँ हम अपने हुनर को मांझ पाते थे, फेल हो पाते हैं। वहीं पे पंडित सत्यदेव दुबे हों, नादिरा जी हों, दिनेश ठाकुर हों, मकरंद देशपांडे हों, मानव कौल हों, सुनील शानबाग हों, मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो अगर उसके पीछे जाएंगे तो शुभ्रोदा ज़्यादा बता पाएंगे। ये सारी एक पूरी, जिसको कहते हैं, पूरी पौध है जिसको पृथ्वी थिएटर ने असल में एनरिच किया है, बनाया है। तो मुझे लगता है कि मुंबई थिएटर में और हिंदी थिएटर में स्पेशली जितना बड़ा योगदान पृथ्वी थिएटर का रहा है, उतना किसी एक स्पेस का योगदान मैंने कम ही देखा है। भारत भवन का भोपाल में बहुत बड़ा योगदान रहा है एक पूरे दौर में, जहाँ पे थिएटर को एक तरह का एनरिचमेंट मिला है, वो भोपाल में मिला है। बाकी पृथ्वी। आप दोनों से एक सवाल है टेक्निकल, जो शायद जब ये प्रोग्राम रंगमंच के लोग देखें या फिल्म में जाने के इच्छुक लोग देखें तो शायद उनको ये बातें आपसे सीखने को मिले। एक अभिनेता होता है, वो कई तरह के चरित्र जीता है, कभी गुंडे का, मावाली का। चरित्र को अपनाते कैसे हैं? यदि वो कैरेक्टर आपको स्क्रिप्ट में है तो कई बार आप लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि आपका यहाँ टाइम है और उसके बाद दूसरा सेकंड हाफ किसी दूसरे जगह बुक है, तो वो कैरेक्टर जो शिफ्ट होता है वो मैकेनिज्म क्या है? आप बोलिए पहले आप ही। जैसे शिफ्ट वाले बहुत सारे शिफ्ट तो आप कर रहे हैं, तो आप ही बोलिए। नहीं, शिफ्ट वाला जमाना गया। नहीं, मतलब ये जो नए लड़के हैं या जो नए लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं थिएटर, उनके लिए भी है कि क्योंकि आप लोगों के अनुभव होंगे अपने नई, मतलब आप लोगों के पास इतना अनुभव है कि जो किताबों में उन्होंने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे उससे कुछ डिफरेंट उनको मिलेगा। शुभ्रता आप बोलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसमें एक ही चीज़ कहूँगा कि एक मज़ेदार चीज़ क्या है ना, कि हम हमेशा अनुभव पे, मेरे अनुभव से सामने वाले को क्या मिलेगा उस पे हम सोचते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस आप आता है कि ये वहाँ हैं। जैसे अगर मैं रीवा से निकल करके वहाँ काम कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं, जो अद्भुत चीज़ है, बिल्कुल, है ना। लेकिन जो अभिनय की जो यात्रा है वो इतनी निजी, इतनी पर्सनल यात्रा होती है कि वो कभी उसके लिए आपको एक आदमी का अभिनय इंस्पायर कर सकता है। अच्छा अभिनय करने के लिए, अच्छा अभिनेता बनने के लिए आपको अपनी ही भाषा खोजनी होगी। एक अभिनेता के तौर पे अपनी ही यात्रा से जूझना होगा। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जैसा जी रहा हूँ, मैं जैसा चल रहा हूँ, जैसा कि हिंदी सिनेमा में या सिनेमा में अक्सर होता है, हम किसी अभिनेता के कायल हो जाते हैं और हम उसकी तरह काम करने लगते हैं, उसकी तरह अभिनय करने लगते हैं अनजाने ही। थिएटर में भी ऐसा होता है, कई बार प्रभावित होकर अभिनेता एक अभिनेता की तरह अभिनय करने लगता है। वो प्रभाव तो आना ही नहीं चाहिए। आपको उस हद तक जाना ही नहीं चाहिए। हर आदमी को अपनी इंडिविजुअलिटी जो है, आपकी निजता जो है ना, उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी यात्रा, अपना संघर्ष अपने हिसाब से खोजना पड़ेगा।
आप सिर्फ इस बात से इंस्पायर हो सकते हैं कि अगर इन्होंने कुछ किया है तो हम तो कर ही सकते हैं, वो अलग बात है, वो दीगर बात है। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि ABCD से आपको ही शुरू करना पड़ेगा और आपको अपने फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे। नहीं तो कितना ही आसान हो जाता है कि हमारे पास इतने उदाहरण रखे हुए हैं, इतनी फिल्में हम देखते हैं, इतने नाटक देखते हैं, हम तैयार होकर ही मंच पे चले जाएं। हम नहीं जाते ना। हम जब भी जाते हैं हमारा हर फेज होता है, 18 साल का फेज होगा, 22 साल का होगा, 32 साल का होगा, 42, 52, हर फेज अलग होता है। और वो फेज इसीलिए अलग होता है क्योंकि हम व्यक्ति के रूप में बदल रहे होते हैं। जब मैं बदल रहा हूँ और मैं उससे कोप कर रहा हूँ तो एक व्यक्ति मेरे से कैसे इंस्पायर होकर के कंप्लीटनेस पा सकता है, वो तो अब उसकी एक जर्नी होगी। आप बोलिए, मैं कूद गया, उखली में से दे दिया। नहीं, मुझे पहले तो ये बात लगती है कि जब हम कहीं ना कहीं इसको मान के चलते हैं कि जब ये बात होती है, जो सवाल आपका था, तो हम सिनेमा या कैमरे के सामने की अभिनय की बात कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई अभिनेता बनना चाहता है और अभिनय करने के लिए वो मुंबई आता है, तो वो थिएटर करने के लिए तो नहीं आ रहा है, वो और कोई तरीके का अभिनय करने के लिए नहीं आ रहा है, वो कैमरे के सामने अभिनय करने के लिए। क्योंकि थिएटर तो नॉर्थ पोल पे भी हो सकता है। थिएटर करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भूमि पे हैं, आप जिस जगह हैं, जिस समाज में हैं, आप वहीं पे थिएटर कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक अलग अलग कैरेक्टर में जाने की बात है, इसका बहुत एक कन्वेंशनल जवाब तो ये है कि इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक अनुशीलन की ज़रूरत है। आप बहुत सारा काम जब करते हैं उसी तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की तारीख में एक्टर, क्योंकि इतने सारे अलग अलग माध्यम खुल गए हैं, तो आज की तारीख में जो एक्टर है वो उस पेंटर की तरह होता है जो आज फ्रेस्को बना रहा है तो कल ऑयल ऑन कैनवस कर रहा है और परसों वो वाटर कलर के साथ पेपर पे कुछ बना रहा है। उसके लिए वो माध्यम बदल जा रहा है लेकिन वो पेंटर वही रहता है। तो अभिनेता के लिए भी ऐसा हो गया है कि आज वो स्टेज पे काम कर रहा है, कल को वो शायद किसी OTT प्लेटफॉर्म पे किसी वेब सीरीज़ में काम कर ले और आगे किसी दिन जाके वो कोई एक जो हमारे जो मेन स्ट्रीम हिंदी मूवी है उसमें काम कर ले। तो उसके लिए ये सारे माध्यम में काम करना और काम कर पाना, उसके लिए लगातार काम करने की और काम की एक वर्जिश की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से जब पेंटर का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा था कि जब वो बनाता है तो जिस दिन वो फ्रेस्को बना रहा है उसी दिन वो ऑयल एंड कैनवस करते हुए वो ये नहीं सोचता है कि अभी इसमें पेंटिंग कैसे करूं। उसके अंदर पेंटिंग इस तरीके से उतर चुका होता है कि उसको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। सोचना इसलिए नहीं पड़ता है कि उसकी इतनी प्रैक्टिस होती है। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस की जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप उसके जो कवानीन हैं, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सीख के इतना आत्मसात कर लेते हैं कि वो आप भूल चुके होते हैं। उनको आपको करते हुए याद नहीं रखना पड़ता है कि अरे अभी जो है ना मैं ये वाला कैरेक्टर कर रहा हूँ तो ऐसे। क्योंकि ऐसा तो होगा अगर व्यावसायिक रूप से आप काम कर रहे हैं या व्यावसायिक रूप से अगर नहीं भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं 2 नाटकों में एक साथ काम कर रहा हूँ और दोनों नाटक का आज एक का शो है, कल दूसरे का शो है और दोनों में मैं अलग अलग किरदार निभा रहा हूँ, तो मुझे तो करना पड़ेगा वो दोनों और तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक लेवल की प्रैक्टिस है, एक लेवल का एक्सपीरियंस है जो बहुत काम आता है और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। उस वक्त आप कॉन्शियसली सोच नहीं रहे होते हैं। आपका शरीर, आपका मन ऐसा बन चुका होता है एक पॉइंट पे जहाँ पे वो अपने आप होता है। मतलब इसका एक एग्जांपल मुझे पता है कि लंबा हो रहा है, खासकर जवाब हम लोग बड़े लंबे लंबे दे रहे हैं, लेकिन एक अभिनेता थे जिनके बारे में ये कहावत है, मराठी स्टेज के बहुत फेमस कॉमेडी एक्टर थे, बबन प्रभु नाम से। वो घर नहीं जाते थे, वो 3-3 नाटक में एक साथ काम करते थे। अच्छा। हाँ, तो वो विंग में सोए पड़े होते थे
जो सेट लगाने वाले लड़के हैं वो उनको उठाते थे नींद से कि उठिए उठिए, आपकी एंट्री आ गई। तो वो उठते थे, ऐसे पानी लेके उसके मुंह पे मारते थे और एंट्री पे जाते जाते घूम के पूछते थे कौन सा वाला? हाँ, कौन सा वाला नाटक है? बोलते अरे ये नाटक है, ये वाली एंट्री। अच्छा ठीक है। अंदर जाते ही उनको तालियां मिलती थी और उनके नाम पे टिकटें बिकती थी। कमाल। एडवांस बुकिंग होती थी, हाउसफुल शोज, और वो परफॉर्म करके आते थे। तो ये कैसे करते होंगे? ये उस सतत जो एक प्रैक्टिस है, वो सतत वर्जिश है, वो रोज जो 1000 दंड और 5000 बैठक मारने की जो आदत है, उससे होता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, छोटे शहरों में जो रंगमंच है उसको आप आज से 10 साल पहले और अभी में कितना अंतर पा रहे हैं? मतलब बढ़ा है या कम हुआ है, या अभी उसी रफ्तार से है? मैं टियर 3 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ या और मझोले शहरों की बात कर रहा हूँ। बड़ी सिटीज़ में, बॉम्बे में वगैरह में टिकट ले के लोग नाटक देखने आते हैं। गुजरात में, कलकत्ता में, बंगाल काफ़ी रिच है, और मुंबई में है, यहाँ सब महाराष्ट्र में काफ़ी लोग, थिएटर के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो टिकट बेचते हैं। छोटे शहरों में अभी ये चलन शुरू नहीं हुआ है। तो संभावनाएं, और उसमें उसका एक फल क्या होता है कि निश्चित तौर पे जो मेल होता है घर का, वो थोड़े समय बाद उस पर घर का प्रेशर आता है कि भाई अब कमाओ धमाओ। पढ़ने लिखने तक तो लोग करते हैं। 50-100 बच्चे यदि रेगुलर थिएटर कर रहे हैं, वर्कशॉप्स में जा रहे हैं, तो वो अंत में जाते जाते 4 या 5 बचते हैं। फिर वो किसी न किसी दबाव में या कुछ, तो सामाजिक बंधन होता है, क्योंकि मेल का जो होता है वो उसको घर चलाना होता है। तो इसके पीछे आप क्या कारण समझ रहे हैं? मतलब मझोले जो शहर हैं या और छोटे जो शहर हैं, उसमें रंगमंच उतना प्रभावी क्यों नहीं हो पा रहा है, या यदि हो रहा है तो आप बताएं कैसे हो रहा है? मेरे लिए कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक तो मैं थोड़ा डिस्कनेक्टेड हूँ मुंबई में रहने के वजह से। मैंने उस तरह से थिएटर देखा नहीं है। लेकिन ये मैं कभी मानने को तैयार नहीं हूँ कि वहाँ नाटक हो नहीं रहा है या फल नहीं रहा है। छोटे शहरों में हो रहा है, और जितना मेरे बचपन में होता था उससे कहीं ज़्यादा ही हो रहा है। और जिस एज पे हम जो काम करते थे, उसी एज पे आज के जो यंगस्टर्स हैं उससे बेहतर काम कर रहे हैं। दे आर मोर इवॉल्व्ड, उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिला है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो दिक्कत कंसंट्रेशन की होगी, थोड़ी सी एकाग्रता की होगी, क्योंकि हमारे पास उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। यंगर लॉट के पास डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। लेकिन यही बच्चे आप देखिए, जिस मात्रा में रीवा से मुंबई जाना, मतलब मेरा पूरा बचपन बीत गया और मैंने कभी ये सुना ही नहीं कोई रीवा से मुंबई गया है अभिनेता बनने के लिए। ये कल्पना में ही नहीं था। और आज हम रीफर ड्रामा चला रहे हैं, इतने बच्चे आते हैं रीवा से, छोटे शहरों से, जो नाटक करने आए हैं। मैं एक वर्कशॉप लेने जा रहा था, वहाँ पे मैं वर्कशॉप में बच्चे देख रहा था जो वहाँ पे मजदूरी करते हैं मुंबई में, और शाम को वर्कशॉप अटेंड करने आते हैं। ये कहाँ से आई है उनके अंदर? ये भूख कहाँ से आई है? ऑफ कोर्स, मतलब उसका एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएं। देखिए क्या है कि जब छोटे ऑडियंस बनेंगे, 300 के ऑडियंस बनेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, तो थिएटर भी सस्टेन कर पाएगा उस पर। एक तो ऑडिटोरियम्स की बहुत ज़रूरत है, छोटे ऑडिटोरियम्स की, जिससे कि जो इकोनॉमिक्स है वो वर्क कर पाए। बड़े ऑडी में वो इकोनॉमिक्स वर्क नहीं कर पाएगी। अगर कल आप पैसा चार्ज करना शुरू करेंगे और बड़े ऑडी में आप 50 की भी टिकट रखेंगे, तो हो सकता है 100 लोग आएँ। लेकिन वही 100 लोग अगर छोटे ऑडी में आएंगे तो करने वाले को मज़ा आएगा, और वो 100 लोग जा करके दूसरे को बोलेंगे, अगली बार दूसरे 50 लोग और जुड़ेंगे। ऐसा करके होता है। बट एनीवे, आई डोंट थिंक सो। वो मेरे ख्याल से मुझे बहुत उसमें निराशा नहीं दिखती, मुझे बहुत होप दिखती है। मतलब और ठीक दिशा में जा रहा है आपका? बिल्कुल। मतलब रीवा में देखिए किस तरह का काम हो रहा है। अब ठीक है, लोग पैसा नहीं लगा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्पेस।
आप छोटी स्पेसेस क्रिएट कर दीजिए, कल देखिए लोग ऑडियंस पैसा दे के नाटक देखने आएंगे। और फाइनली तो मुझे लगता है कि भविष्य नाटक का ही है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का डिस्कनेक्ट एक दूसरे से हो रहा है बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड ऑल दीज थिंग्स, सो फाइनली जो संवाद है वो आपको मंच पे ही देखने को मिलेगा लोगों को। ये तो मेरा था। सोशल मीडिया की बात आपने करी तो एक सवाल जहन में आया मेरे कि आजकल सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को कलाकार बना दिया है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा नहीं रहती है। गाने में ज़्यादा होता है ऐसा कि लोग रील्स डालते हैं और थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करके डालते हैं। सोशल मीडिया से एक्सपोजर भी मिला है नो डाउट लोगों को, तो उसका साइड इफ़ेक्ट मुझे लग रहा है कि ज़्यादा निगेटिव फॉर्म में ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि लोग फिर प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं थोड़ा सा लाइक्स और ये सब मिलने के बाद। ऐसा आप मानते हैं क्या? ये तो प्रैक्टिस चली रही है उनकी। दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे हैव, उन्होंने चुना है, वो नया माध्यम आया है, खिलौना आया है, और वो अद्भुत हैं जो कर रहे हैं। अब उसकी हर चीज की अपने प्लस और माइनसेस तो होते हैं, उसमें भी होगा, लेकिन आदमी कैसे डिस्कवर कर, उसी से लोग स्टार बन रहे हैं, उसी से लोग बाहर चल रहे हैं। सोचिए, एक माध्यम, नया माध्यम, उसको लोगों ने एक्सप्लोर किया, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो कुछ पूछना है? हाँ सर, मैं तो सर मिर्ज़ापुर में जो आपका रोल था रतिशंकर शुक्ला, तो उसके साथ तो सर एक तरह से अन्याय ही हुआ था पास्ट में, लेकिन उस आदमी के अंदर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर मुझे नज़र आता है। भले ही वो विलन है, उसका कैरेक्टर विलेनियस है, लेकिन क्या अगर कोई ककारा ठीक से पढ़ देता तो क्या उसकी जान वो बख्श देता? पता नहीं। देखिए, वही जो कुमुद जी ने पहले कहा ना कि ये तो लेखक का काम है। ये सवाल असल में मैं किसी दिन पुनीत को लेके आऊँगा यहाँ पे और आप ज़रूर पूछिएगा उनसे, क्योंकि उन्होंने लिखा है और बहुत खूब लिखा है। मुझे ये लगता है अभिनेता के तौर पे, एक जो अभिनेता एक चीज़ करता है वो, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं यू हैव टू फॉल इन लव विद द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग। तो आपको अपने जो भी किरदार आप खेल रहे हैं, उस किरदार के नज़रिए से आपको दुनिया को देखना पड़ेगा, तभी आप उस किरदार को सार्थक रूप से खेल पाएंगे। एक कोई, मान लीजिए कोई चरित्र है जो कि सामाजिक रूप से बहुत अच्छा इंसान नहीं है, अगर मैं भी उसको उसी तरीके से जज करते हुए खेलूं कि ये तो कमीना है, हाँ, और उसको खेलने जाऊं तो उसमें बहुत ज़्यादा नकलीपन आएगा। तो मुझे तो ऐसे ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे गिरा हुआ काम भी कर रहा है उसके मन में उसका एक जस्टिफिकेशन होता है, तो मुझे वो जस्टिफिकेशन ढूंढना पड़ता है, वो क्यों कर रहा है, और उसको खेलता है। तो हमेशा से जैसे आप कह रहे हैं कि भाई रतिशंकर शुक्ला, अगर रतिशंकर शुक्ला था तो उसका भी कोई जस्टिफिकेशन है उसके पास, तो लेकिन ये इसका बीज जो है ना, ये लेखक के पास होता है। हाँ। और लेखक ही इसको लिखता है, अभिनेता तो सिर्फ उसको एक रूप देने की कोशिश करता है। ये आजकल दर्शकों में एक अपने बहुत चल पड़ा है बाइकॉट का सिलसिला। तांडव में आप ने रोल किया, तांडव का आप हिस्सा थे, तांडव को लेके भी दर्शकों ने बहुत ज़्यादा तांडव किया, कहीं किसी मुद्दे को लेके, कहीं किसी मुद्दे को लेके। इसको आप फिल्मों या कला को की दृष्टि से यदि देखें, कितना जायज़ मानते हैं? बिल्कुल जायज़ नहीं मेरे हिसाब से। तो किसी भी तरह के जो एक्सप्रेशन है, अगर वो समाज को हानि नहीं पहुंचा रहा है प्रकट रूप से, और अगर वो पहुंचा भी रहा है तो उसके लिए आपके पास कोर्ट है, उसके पास फोरम कानून है, उसके पास आपके पास सारे, मुझे लगता है वो सारा एक्सप्लोर करना चाहिए। बॉयकॉट तो ये हमेशा मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें होती हैं, हमेशा मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें होती हैं, और वो लोग क्रिएट करते हैं अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने सुविधे के लिए, तो ठीक है। चलिए, अब अपन एक एक लाइन के सवाल और एक एक लाइन के जवाब दीजिएगा। कोई ऐसा रोल जिसमें आपको लगा हो कि यार इसमें अभी और अच्छा हो सकता था? सारे रोल, सारे, लगभग सारे रोल। आप? जी, सही जवाब इनका।
आई सेकंड मतलब परफेक्शन कभी नहीं आता। कभी नहीं आता, ऐसा आप मानते हैं? जी। हर चीज हमेशा बेहतर हो सकती है। या कोई ऐसा किरदार जिसे आप निभाना चाहते हो और अभी तक नहीं निभा पाए हो? कोई जहन में होता है हर व्यक्ति के? ढेरों हैं। अच्छा, जिनको अभी निभाना चाहते हैं। निभाना चाहते हैं, मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ कि मैं ये कैरेक्टर निभाना चाहता हूँ। जो आपके पास आता है, जिस रूप में आता है, आपके पास क्या वो क्षमता है कि आप उसको निभा पाएंगे। कई बार क्या होता है, हम अपनी जो हमारी वीकनेस है न कर पाने की, उसको हम हावी होने देते हैं और वो होगा, आप फेल होंगे। जैसे मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स के जहाँ मैं फेल हुआ हूँ, जहाँ मैं नहीं कर पाया उतना अच्छा या बिल्कुल ही नहीं कर पाया। तो मेरे लिए ये नहीं है कि मैं ये कैरेक्टर करूँगा, वो अलग वो है। मेरे दिमाग में कभी नहीं। मुझे लगता है जो मुझे मिलता है वो मैं कितना खूबी से कर पाता हूँ। नाटकों में ज़रूर हैं कुछ भूमिकाएं होती हैं, आप शेक्सपियर करना चाहते हो, आप मोहन राकेश करना चाहते हो, आप तेंदुलकर करना चाहते हो, आप राइटर्स करना चाहते हो, आप गोडो करना चाहते हो। मतलब आप कुछ कैरेक्टर्स हैं नाटकों में जो क्लासिक्स हैं, वो चूंकि जनरेशन से लोग अभिनेता करते आ रहे हैं, तो आपके मन में ये होता है कि यार मैं भी एक बार इसको ट्राई करता हूँ, मैं कहाँ ले जाता हूँ इसको। वो तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ऐसे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे सिनेमा में मैं क्या कैरेक्टर करना चाहता हूँ, तो जो मुझे मिल रहा है मैं उसी को निभा पाऊँ, वही बहुत है। तो वो चैलेंज है। कभी ऐसा हुआ कि आपकी फिल्म देखने के बाद आयशा जी ने कहा कि यार ये तुमने ठीक नहीं किया? बिल्कुल, उन्होंने कहा नहीं, वो फिल्म देखने ही नहीं गई। खाना खिलाती थी। वो काम को लेकर के सबसे अच्छी चीज़ है कि वो बहुत स्पष्ट है और वो एक सीन देख के वो एहसास कर लेती हैं कि ये सुर सही है कि नहीं है, और वो डिसाइड करती हैं कि मुझे देखना है नहीं देखना है। और मुझे मालूम होता है कि उनको ये काम पसंद नहीं आएगा। तो उस पर आप और मुझे बहुत अच्छी चीज़, वो मेरे नाटक से उठ के गई हैं, बीच से चली गई हैं क्योंकि उनको नहीं पसंद आया, और मुझे अच्छी बात लगी है क्योंकि मुझे भी पता था कि नाटक अच्छा नहीं है। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो मोह जो है ना, वो व्यक्तिगत मोह अलग है, प्रोफेशनल आई थिंक हैज टू बी कंप्लीटली अलग होना ही चाहिए। आपका घर में कोई क्रिटिक सबसे बड़ा? मेरे पिताजी थे जब तक वो रहे। उसके बाद अभी मेरी पत्नी है, माता जी मेरी, उनको मेरा सब कुछ ही काम अच्छा लगता है। उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मेरा पिछले दिनों ये रहा मेरी माता जी का कि नहीं तो अच्छा काम करता है, लेकिन कुमुद ज्यादा अच्छा बेहतर करता है। तो इससे ये ज्यादा हमारे हिंदुस्तानी जो माँ बाप की जो ये ट्रेडिशनली ये है कि आपको हमेशा जो है ना, हमेशा आपको ये तुलनात्मक वो दिया जाता है, देखो उनके बेटे को देखो वो वहाँ। बचपन से सब लोग सुनते हाँ। आते हैं इसको। और मेरा पूरा संघर्ष जीवन में ये चल गया कि मैं राम बन जाऊं किसी तरह, है ना। उस चक्कर में आपने बहुत सारी गलतियां जो आप करना चाहते थे कर ही नहीं पाए, बहुत सारी बदमाशियां नहीं कर पाए, क्योंकि आपके ऊपर पड़ोसी के बच्चों का इतना प्रेशर था कि वो इतना अच्छा है पढ़ने में, अब मुझे पढ़ाई में नहीं हूँ पर मुझे दूसरी जगह स्कोर करना है, जिससे कि मेरे माँ बाप को भी एक दिन मेरे माँ बाप आके कहें कि मेरा बेटा क्या कमाल का है। बच्चों का पूरा संघर्ष जीवन चला जाता है इस बात में कि हर माँ बाप हिंदुस्तानी सलाह दें। परिवार में होता है, आज भी होता है। अब जो नई जनरेशन की पेरेंटिंग हो रही प्रोबेबली, जैसे मैं अपने बच्चे को जब मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं भरपूर सराहना चाहता हूँ और सराहता हूँ बिना किसी झिझक के, कि लेट हिम नो उसने कुछ अच्छा किया है। हमारे माँ बाप, जैसे मेरी माँ कभी मुझे सराहती नहीं थी, नजर न लग जाए, और दूसरी चीज कि ये इसके पर न निकल आए, बहुत सारी चीजें होंगी उनकी। तो वो उनको जो प्राउड फील होता, गर्व फील होता, तो वो अंदर रखती थी। मेरे पिताजी मतलब स्वाभिमान आ गया तो पूरे शहर को पता है कि मुन्ना का सीरियल आ रहा है, साइकिल लेके घूम जाते थे पूरे शहर में, वो उनका था। जी। तो ये तो है कि
ऐसा कौन सा को स्टार है जिसके साथ आपको काम करने में सबसे ज्यादा मजा आया? जल्दी से अपन खत्म करें इसको। सबके साथ। ऑल द एक्टर्स यू वर्क विद, यू गेट समथिंग न्यू, आप कुछ नया ही सीखते हैं उनके साथ, कुछ नया ही है हर अभिनेता के साथ। हर, और जब हम को स्टार की बात करते हैं तो हमेशा हम मेन लीड की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अद्भुत चीज़ है कि आपके साथ जो अभिनेता एक सीन में है वो आपको कुछ ऐसा मैजिक दे के जाता है जो अद्भुत होता है, अद्भुत होता है। वो एक बार आपको भर के देखता है सीन में और आपको लगता है ये कहाँ से आया है। तो वो इसीलिए हमारे फील्ड में वो अद्भुत फील्ड है। इट्स लाइक बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, कुमुद जी और शुभ्रज्योति जी। आप लोग एक छोटे से मतलब बहुत कम टाइम में आपको हम लोगों ने इनवाइट किया और आप यहाँ पे आए, आपका बड़प्पन है। और रीवा में आए इसके लिए आपका दोनों का तहे दिल से फिर से स्वागत। आप तो अपने घर में आए हैं पर आप ऐसे लोगों को भी लेके आए, पूरी टीम को लेके आए। दर्शकों, आपने आज दोनों मतलब बॉलीवुड के भी कह सकते हैं और रंगमंच के भी जो बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं, उन दोनों के साथ हमारी बातचीत सुनी। हमारे गेस्ट शो में ऐसे ही कार्यक्रम बराबर आते रहते हैं। आप दुआ करिए कि ऐसे ही बढ़िया लोग, ऐसे अच्छे लोग, ऐसे पहुँचे हुए लोग इस स्टूडियो में आएँ और हम आपसे उनकी यात्रा के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में या उनके प्रोफेशन के बारे में बात कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए। नमस्कार।